So let's start our class. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's start our class with today's motivational quote. So just believe in yourself even if you don't pretend that you do. And at some point of time you will. सक्सेस का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है खुद पर विश्वास रखना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें खुद पर भरोसा हो कि आप उस पर्टिकुलर काम को कर सकते हो। ये जो भरोसा है ना खुद पर, ये हमारी सक्सेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो या कोई भी अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो, राइट, देन इन दैट केस अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे कि यार ये तो मैं कर लूंगा, आराम से ये मैं कर लूंगी, है ना, तो स्मूथली सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन वही अगर आपको खुद पर ही डाउट होगा कि यार नहीं होगा, तो वो चीजें होगी ही नहीं। क्योंकि जब आपका खुद पर भरोसा होता है तो सारी चीजें पॉजिटिव वे में चलती हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत 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 हेल्प करेगा आपको। ठीक है, सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। और किसी भी नेगेटिव चीज पर लोग नेगेटिव बोलेंगे, कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो एक्सेप्ट योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। Your target and your goal of your life should be to make your parents proud. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, राइट। सो एंड वो रिटर्न में हमसे और कुछ नहीं मांगते, जस्ट योर लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, सो इट्स आवर ड्यूटी कि हमारे पेरेंट्स ने जितने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसके बदले में आप उन्हें एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल पर्सन बना के दिखा सकते हो। एंड बिलीव मी, इससे ज्यादा खुशी उन्हें कभी नहीं होगी। ठीक है, सो अपनी लाइफ का यही गोल बनाओ, राइट, टारगेट सेट करो। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि लाइफ में क्या करना है आपको, तो स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे क्या करना है लाइफ में। ठीक है, सोचो एंड देन राइट डायरेक्शन में वर्क करो। बहुत डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे लाइफ में, नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि उन नेगेटिव लोगों की बातों पर हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ इग्नोर करो ऐसे लोगों को जो आपको आपके गोल को अचीव करने से रोकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, एंड जस्ट आपका फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। Spend your time with your family, with your close friends, with your parents. Okay, not on social media. Right? So with this positivity, let's start our class. Let's start our session. So today, first thing that we are going to study is very important topic that is known as lifting the corporate wheel. Okay. I hope it is visible and my voice is clear to everyone. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Start. Okay. Yeah. So it is very important. So please carefully understand. If you have any doubt at any point of time, so you can let me know. So lifting the corporate wheel. सो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। व्हील का मतलब है एक तरह से पर्दा आप बोल सकते हो। जैसे जब मैंने आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, तो एक चीज हमने पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, और कैरेक्टरिस्टिक्स में इसे हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। इसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो मेंबर होते हैं और जो कंपनी होती है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी की अलग एक आइडेंटिटी है। बट एक बात बताओ, ये तो सिर्फ बोलने वाली चीज है, क्या कंपनी सच में खुद काम करती है? नहीं।
कौन काम करता है वहां पर? जो मेंबर्स है वही तो काम करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी जस्ट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो काम थोड़ी कर रही है। अगर सपोज किसी कंपनी में कोई भी लॉस होता है, कुछ भी लाइक हम फ्रॉड हम कह सकते हैं, कोई कंपनी है इलीगल बिजनेस कर रही है, तो क्या वो कंपनी कर रही है, वो आर्टिफिशियल पर्सन कर रहा है, या वो मेंबर कर रहा है? बताओ। Member. मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स कर रहे हैं, तो इस केस में तो लाइबल तो मेंबर होने चाहिए ना, है ना? हम ये कैसे कह सकते हैं उस केस में कि जो लाइबिलिटी होगी, अगर किसी भी कंपनी में सपोज फ्रॉड होता है, तो लाइबिलिटी जो होगी वो कंपनी की होगी? कंपनी की लाइबिलिटी कैसे हो सकती है भाई? कंपनी थोड़ी ऐसा कुछ काम करेगी, वो तो उसके मेंबर्स कर रहे हैं। तो तब ये कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। यहां पर हम कहते हैं कि जो हमने कंपनी को एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, ठीक है, कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हम इस बेसिकली इस प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर आप एक व्हील लिफ्ट कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर ये माना गया कि जो मेंबर है और जो कंपनी है वो कौन है? सेम है। और ये कुछ केसेस में किया जाता है, जो कोर्ट होता है कुछ केसेस में ऐसा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रॉड का केस आया है, शेयर होल्डर्स के साथ कुछ फ्रॉड किया गया है, या किसी भी तरह का कंपनी में इलीगल बिजनेस चल रहा है, देन उस केस में जो कोर्ट होता है वो क्या करता है? दे लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। बेसिकली वहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है। So this Salman case laid down the foundation of the corporate of concept of independent corporate personality। जैसे हमने केस देखा था, जो सैलमन वाला केस हुआ था, हमें याद है, तो उस केस से ही जो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। Now it said that in question of property, capacity of act done and right acquired, or the liability assumed, and the personality of natural person who are the company's corporator is to be ignored. Okay, however, this independent corporate concept is to be disregarded when the corporate personality is used as cloak for fraud। देखा, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर कोई फ्रॉड के लिए तुम कंपनी का सहारा ले रहे हो, ये दिखा रहे हो कि भाई काम तो कंपनी कर रही है, इलीगल आप खुद बिजनेस कर रहे हो, उसके मेंबर्स इलीगल बिजनेस में लगे हुए हैं। सपोज वो ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कोई ऐसा इलीगल कुछ भी ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। सो अब वो क्या दिखा रहे हैं कि भाई हम तो मेंबर है ना, हम तो अलग है, कर तो कंपनी नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील में क्या कहा गया है कि जब भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को यूज किया जाएगा फॉर फ्रॉड, फॉर इनप्रॉपर कंडक्ट, फॉर इवेडिंग द टैक्सेस। इवेडिंग द टैक्सेस का मतलब क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, टैक्स को पे ना करने के लिए आप कंपनी को यूज कर रहे हो, और कोई भी ऐसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी चीज करते हो, तो वहां पर हम ये नहीं मानेंगे कि भाई जो कंपनी है और जो पर्सन है वो अलग अलग है। वहां पर तो हम यही करेंगे कि भाई ये तो क्या किसने किया है? ये तो मेंबर्स ने किया है। सो इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील इज सेट टू बी लिफ्टेड। कब कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा? व्हेन द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न इटसेल्फ डायरेक्टली with the member of manager। इसका मतलब lifting the corporate wheel means when the court ignores the company and concern। जब कोर्ट जो है कंपनी को इग्नोर कर देती है और वो मेंबर्स को ही मानती है कंपनी, ठीक है। इसका मतलब वहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। ओके, Now, the Supreme Court of India, in case of Life Insurance Corporation of India and Escort Limited, made the following observation with regard to lifting of corporate wheel, while it is firmly established ever since in Salman versus Salman and Company Limited, so that a company is an independent and legal personality distinct from the members who are its members. Now, it has since been held that corporate wheel may be lifted and the corporate personality may be ignored and the individual members recognized for who they are in certain exceptional circumstances। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि ये exceptional circumstances क्या क्या हो सकते हैं? फ्रॉड वाला केस हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन वाला केस हो सकता है, राइट, कोई भी इलीगल बिजनेस वाला केस हो सकता है, इवेडिंग द
टैक्सेस वाला सीन हो सकता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो कुछ कर ही नहीं रही है। अगर रियलिटी की बात करें तो मेंबर्स ही तो कर रहे हैं। So generally and broadly speaking, the corporate wheel may be lifted where the statute itself contemplates lifting the wheel, or fraud or improper conduct is intended to be prevented, or a taxing state or beneficiary state is sought to be evaded, or where associate companies are inextricably connected to be in reality part of one concern. Thus, there are a number of factors which operate to break down the corporate insulation. इसका मतलब अब ये जो केसेस होते हैं ये कहां पर होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस किस केस में ये जो कॉर्पोरेट व्हील है, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर किया जाएगा। सो इसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टैट्यूटरी, अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंडर जो भी हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके अंडर हम क्या करेंगे, वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील एंड ट्रीट, ठीक है, एंड वी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी टू मेंबर्स, ओके। एंड द सेकेंड इज अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सो इन दोनों केसेस में वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है, ओके। अगर हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात करें तो ओके, statutory, in case of statutory provision, the separate entity of the company remains, but the director and members are held personally liable for the act of the company. देखो statutory provision में क्या कहा गया कि कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, ठीक है, बट यहाँ पर हम फिर भी डायरेक्टर्स और मेंबर्स को उन्होंने जो एक्ट किया है, ठीक है, और कंपनी के एक्ट के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। Now, in case of judicial interpretation, ठीक है, the separate entity of the company is ignored. कंपनी की जो separate entity है उसे fully ignore किया जाता है, and the corporate personality is removed and to identify the people who are really guilty. तो यहाँ पर basically हम क्या कर, अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन में तो डायरेक्टली हमने किसको गुनहगार बता दिया, किसको हमने बोल दिया कि भाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनको हमने बोल दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, उसे अलग हमने रख दिया, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हम बात कर रहे हैं कि कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, ठीक है, वो अलग है, लेकिन यहां पर हमने कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर किया है। होती है सेपरेट आइडेंटिटी, बट इस टाइम हम इग्नोर कर रहे हैं सो दैट हम ये पता लगा सके कि गिल्टी कौन है, पर्सन गिल्टी कौन है, किसने वो काम किया है, और उसको फिर हम सजा दे सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, किस किस केस में ये जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 34 एंड 35। तो अंडर सेक्शन 34 एंड 35 में बताया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। सपोज देखो प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी जरा ब्रीफ में बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टस बेसिकली आप मान सकते हो एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक से जो मनी है वो कैपिटल जो है वो रेज करती है। सपोज अगर प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन हो, कोई भी चीज आपने गलत लिखी हुई है ना, तो उसके लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑब्वियसली डायरेक्टर एंड मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में हम क्या बोल रहे हैं, ये वो सारे केसेस हैं जिनमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिनमें डायरेक्टर एंड मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस कंपनी ने तो बनाया नहीं है, कंपनी कैसे बना सकती है भैया, आर्टिफिशियल पर्सन है, बनाया किसने होगा? डायरेक्टर मेंबर। उनको तो पता होगा ना कि भाई क्या लिखा जा रहा है प्रोस्पेक्टस में, उन्होंने तो बना के भेजा है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली डायरेक्टर मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेकेंड केस होता है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी अंडर सेक्शन 39।
So 34 and 35 is related to the misrepresentation in prospectus. Now अगर सपोज जैसे मैंने आपको बताया था ना एक कॉन्सेप्ट कि देखो जब आप कैपिटल रेस करते हो, ठीक है, पब्लिक से आप कैपिटल रेस कर रहे हो बाय वे ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, सपोज आपको 10 लाख रेस करने थे, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, लेकिन पैसा अगर आपके पास 88 लाख आया है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास जितना आपने कैपिटल रेस करना है उसका 90% आपको रिसीव नहीं होता है, तो जितना भी पैसा आया है वो हमें जिनसे भी आया उनको रिफंड करना होता है, ये क्लॉज होती है। तो सपोज अब जैसे इस केस में 8 लाख आया है, इसका मतलब 80% है, 90% तो नहीं आया, तो मुझे 8 लाख सपोज ए बी और सी से आया था, तो मुझे इनको रिटर्न करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, फेलियर टू रिटर्न दी एप्लीकेशन मनी अंडर सेक्शन 39, तो उस केस में भी जो कॉर्पोरेट व्हील है वो लिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये हरकत कौन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कंपनी कर रही है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है, मेंबर ही तो है जो ऐसा काम कर रहे हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इस केस में क्या किया जाएगा, डायरेक्टर और मेंबर वो रिस्पॉन्सिबल है भाई, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आ रहा है, बिल्कुल समझ आया, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है बेसिकली फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर मतलब आप बिजनेस में कोई भी फ्रॉड करते हो, किसी भी तरह की फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करते हो, फ्रॉड वाला कंडक्ट करते हो, तो उसके लिए सेक्शन 339 में डायरेक्टर और मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 29, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। Next is for facilitating the task of inspector appointed under section 210 and 213 for investigating the ownership of the company, and the director with unlimited liability, the liability of pre-incorporation contract and ultra wires act, liability under the other states। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट होता है, जो कंपनी होती है, उसकी आइडेंटिटी को, सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करेंगे, सो दैट हम ये फाइंड आउट कर सकें कि भाई गिल्टी कौन है। सो अगर आपको कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करना है तो बेसिकली उस केस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी फॉर द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट वेयर द कंपनी शेम और क्लॉक where company is used for some illegal or improper purpose, and in case of economic offenses, and for determination of technical competence of the company। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के। अब इनको हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टस में मिसरिप्रेजेंटेशन है, सेक्शन कौन सा आ जाता है, सेक्शन हमारा आ जाता है 34 एंड 35। तो क्या बोला गया है कि इफ अ प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब आपको मिसलीड कर रहा है, दैट एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन who authorizes the issue of such prospectus shall be liable to the investor who bought the share on the faith of untrue statement। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पर क्या बोला गया, सपोज ठीक है, सपोज मनीषा एंड कनिका है, मनीषा, कनिका, उर्वशी। सो ये कंपनी है एक्स, मनीषा डायरेक्टर है, कनिका, तीनों ही डायरेक्टर है। अब क्या हुआ कि इनको मार्केट से पैसा रेज करना था, तो इन्होंने प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग स्टेटमेंट लिखी। क्या मिसलीडिंग स्टेटमेंट लिखी कि कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट, सपोज आपकी जो कंपनी है उसका काम कुछ और है, लेकिन वहां पर आपने कुछ और मेंशन किया, या आपने बता दिया कि भाई हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब गवर्नमेंट की सब्सिडरी तो लोगों को भरोसा हो जाता है, अब ये सोच के लोग पैसा लगा देते कि भाई गवर्नमेंट की सब्सिडरी तो गवर्नमेंट कंपनी हुई तो भाई हमारा पैसा तो सिक्योर है। तो ये क्या था, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ,
अब उसकी वजह से क्या हुआ कि कोमल ने शेयर खरीद लिए। कोमल बड़ी इन्वेस्टर है, कोमल ने 10 लाख के शेयर खरीद लिए। अब बेसिकली यहां पर क्या है, ये जो प्रोस्पेक्टस इशू किया, ये किसने इशू किया? तो ऑब्वियसली जो मनीषा है, कनिका है और उर्वशी है, इन तीनों की कंसेंट से ये जो प्रोस्पेक्टस था वो इश्यू किया गया। इसका मतलब इन तीनों को पता था, ये तीनों इस मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्ट है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, कोर्ट में क्या बोला जाएगा कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मनीषा, कनिका एंड उर्वशी, तो उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, लाइबल ठहराया जाएगा, ठीक है। मैम यस बेटा। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है बेटा? बाकी सबको भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैम हमें तो ठीक आ रही है। बेटा आपके मैम उर्वशी को भी नहीं आ रही। उर्वशी ठीक है, बाकी सब बताओ। मेरी तरफ से तो सब ठीक है। मैम क्लियर है वॉइस। क्लियर है? मैम मैम क्लियर अब है, आ इनके रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी थोड़ी नेटवर्क में शायद। आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से सब कुछ सही चल रहा है ना। मैं बोलती भी बहुत तेज हूँ, सो दैट आवाज का कोई इशू ना आए। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्योंकि मनीषा, कनिका एंड उर्वशी, उन तीनों ने वो प्रोस्पेक्टस बनाया था, उनको पता था क्या लिखा जा रहा था, ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि कोमल ने जो शेयर खरीदे हैं वो यहाँ पर जो मिसलीडिंग फैक्ट इन्होंने लिखा है, मिसलीडिंग फैक्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी है जबकि है नहीं, उसकी फेथ में खरीदे थे। तो अंडर सेक्शन 35 भाई, अंडर सेक्शन 35 मनीषा, कनिका एंड उर्वशी लाइबल होंगे, ठीक है। एंड दीज पर्सन शैल बी क्रिमिनली लाइबल अंडर सेक्शन 34 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड। तो सेक्शन 447 के अंडर एज अ फ्रॉड में इनको पनिश किया जाएगा और ये क्रिमिनली लाइबल होंगे अंडर सेक्शन 34। अब यहां पर क्या है कि इनको इम्प्रीजनमेंट हो सकती है 6 मंथ से लेकर 10 इयर्स तक की। वो डिपेंड करता है कि फ्रॉड किस टाइप का था। माइनर फ्रॉड था 6 मंथ की, बहुत सीवियर था देन 10 इयर्स की, और उनको फाइन भी लगेगा। नाउ they are liable to fine which would not less than the amount involved in the fraud। कि मतलब जो अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है उतने का तो उनको मिनिमम फाइन लगेगा ही, और उसका 3 गुना फाइन भी लग सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। जैसे मैंने अभी बताया कि सेक्शन 39 जो है एंड सेबी की गाइडलाइंस, क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड दिस इशू are the shares issue and this all long term capital long term security issues comes under the purview of SEBI. Now failure to return application money, so in case public issue if the amount stated as minimum subscription, जैसे मैंने बताया था ना 90% रिसीव होना चाहिए, so ये 90% क्या है, ये बेसिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब इतना तो भैया रिसीव होना ही चाहिए, नहीं हो रहा तो पैसा वापस करो, यू नो। अब सपोज आज आपको पैसे मिल गए थे, अब पूरे तो आए नहीं, 80% आया, तो विद इन 30 डेज, जब आपको within 30 days of the date of issue of prospectus or such period as may be specified, the amount shall be returned within such time as may be prescribed। जो टाइम प्रेस्क्राइब है उतने में आपको पैसा रिटर्न करना है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके ऑफिसर्स को, जो भी डिफॉल्ट में शामिल हैं, उनको फाइन लगाया जाएगा, जो कि 1000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और 1 लाख विच एवर इज लेस, वो लगाया जाएगा। सपोज 30 दिन हो गए, सपोज 30 दिन का प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था, अब 30 दिन के ऊपर हो गए हैं, 40 दिन हो गए हैं, तो कितना दिन एक्स्ट्रा हो गए, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से लग रहा है, तो कितना फाइन हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 10,000 फाइन, है ना। सपोज अगर 90 डेज हो जाते हैं तो कितना दिन ऊपर हो गया, 60 डेज ऊपर हो गए, तो कितना फाइन लगेगा, 60,000। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 339, ठीक है। So if in the course of winding up of the company it appears that any time the business of the company has been carried on with intent to defraud creditor or any other person or for any fraudulent purpose,
तो those who are knowingly party to such conduct of business may be made personally liable for all or any of the debt of the business or the company as the tribunal may direct. इसका मतलब सपोज कोई कंपनी है वाइंड अप हो रही है, वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पता चलता है, ये कभी भी ये पता चलता है कि भाई ये कंपनी जो है कुछ फ्रॉड वाला काम कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, ठीक है, देन इन दैट केस जो पर्सन भी उस फ्रॉड में शामिल है वो बेसिकली लाइबल होगा, पर्सनली लाइबल होगा। नेक्स्ट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो हमें पता है कि सेक्शन 246 में बताया गया होल्डिंग कंपनी के बारे में कि होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, ओके। Now, holding company in relation to one or more other company means a company of which such companies are subsidiary companies. In other words, a company qualifies as a holding company when it has the power to control the composition of board of director or any other of another company or hold a majority of shares. इसका मतलब ऑब्वियसली ना किसी कंपनी को मैं होल्डिंग कंपनी कब कहूंगी, जब वो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल कैसे करेगी कि उसके डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, राइट, वो बेसिकली कौन डिसाइड करती है, होल्डिंग कंपनी डिसाइड करती है। और जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ। 20% से ज्यादा नहीं बेटा, मैम 50%। 50% से ज्यादा 51%, 51%, 50 भी नहीं 51, ठीक है, okay. So it has been seen that a subsidiary company, even a 100% subsidiary, is a separate legal entity and its creditors and controller is not to be held liable for its act really because he is the creator or the controller. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सिडरी कंपनी, चाहे वो 100% सब्सिडरी है, फिर भी उसकी अलग एक आइडेंटिटी है एंड इट्स क्रिएटर एंड कंट्रोलर, और उसके जो क्रिएटर है और कंट्रोलर है वो बेसिकली लाइबल, इज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर इट्स एक्ट, ठीक है, बिकॉज ही इज अ क्रिएटर और कंट्रोलर। नॉर इज द सब्सिडरी टू बी हेल्ड एज एन एसेट ऑफ द होल्डिंग कंपनी, मतलब दोनों की अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। So a subsidiary company may however lose its separate identity. Obviously मैंने जैसे बोला ना कि भाई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल कर लोगे, लेकिन रहेंगी तो दोनों अलग अलग ही रहेंगी, दोनों की आइडेंटिटी जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, अलग होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि a subsidiary company however lose its separate identity to a certain extent in two cases. अब दो केसेस में इसकी जो सब्सिडरी कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है, मतलब हम उसे होल्डिंग कंपनी से अलग ट्रीट कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। किस केसेस में? फर्स्ट, द लेजिस्लेचर में brush aside the legal forms and require the companies in a group to present a joint picture. जैसे कुछ लेजिस्लेचर में हम ये डिमांड करते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो आपको क्या करनी है, कंपाइल रिपोर्ट शो करनी है, कंबाइंड रिपोर्ट शो करनी है। सो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली होल्डिंग और सब्सिडरी को एक माना जाएगा, तभी तो वो रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, जॉइंट पिक्चर जब हमें देखनी है। नाउ सेक्शन 129 subsection 3 contain provision designed primarily to give better information of the account and financial position of the group as a whole to the creditor, shareholder and public. तो बेसिकली अब ये क्यों किया जाता है, सो दैट जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी पब्लिक है, उनको पता चल सके कि भाई कंपनी की जो कंबाइंड पोजीशन है वो कैसी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कोर्ट मे ऑन फैक्ट ऑफ केस refuse to grant a subsidiary company as an independent status. मतलब जो कोर्ट है कुछ फैक्ट्स के आधार पर, ठीक है, जो सब्सिडियरी कंपनी है उसको ये इंडिपेंडेंट स्टेटस देने से, ग्रांट करने से रिफ्यूज कर देती है। अब कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, सपोज circumstances such as profit of the subsidiary company being treated as those of the parent company. अगर सपोज होल्डिंग कंपनी है, वो बेसिकली क्या कर रही है कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका जैसे
प्रॉफिट हुआ 10 लाख, इसका प्रॉफिट हुआ 20 लाख, तो होल्डिंग कंपनी अपना 20 लाख प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, वो बेसिकली दिखा रही है अपना प्रॉफिट 30 लाख। क्यों दिखा रही हो भाई 30 लाख? वो कहती है कि भाई देखो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है ना, देखो 20 लाख तो मेरा है, लेकिन 10 लाख का प्रॉफिट मेरी सब्सिडरी का ही तो है, तो ये अपनी सब्सिडरी कंपनी को अपनी कंपनी का ही पार्ट मान रही है। तो उस केस में कोर्ट कहता अच्छा ठीक है मान लो, तो हम भी ये मान लेंगे कि तुम दोनों एक ही हो, ठीक है। And the control and conduct of business of the subsidiary resting completely in the nominee of the holding company. इसका मतलब क्या है कि बिजनेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड है, वो सारा होल्डिंग कंपनी करवा रही है। तो ऑब्वियसली फिर अलग आइडेंटिटी कहाँ हुई? सेपरेट आइडेंटिटी तो तब होगी ना, ठीक है तुम कंट्रोल कर लो उसके डायरेक्टर के कंपोजिशन को, कंट्रोल कर लो, वोटिंग राइट कंट्रोल कर लो, आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है ही। लेकिन अगर इससे ज्यादा आप मतलब उनके बिजनेस को कंट्रोल करो, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सारे कंडक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, तो हम तो यही मानेंगे कि भाई दोनों एक है ना। So it may indicate that in fact the subsidiary company is only a branch of the holding company, as happened in case of DHN Food Distributor Limited versus Town Hamlet Golden Borge Council. So where the parent company was allowed to recover the compensation when the land of its wholly owned subsidiary on which the subsidiary was carrying on business was acquired. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि जो पेरेंट कंपनी थी, इसका मतलब जो होल्डिंग कंपनी थी, वो बेसिकली क्या कर रही थी कि कंपनसेशन उसने रिकवर किया था। कंपनसेशन कहां से रिकवर किया था? व्हेन द लैंड ऑफ इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी ऑन विच द सब्सिडरी वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस वाज एक्वायर्ड। इसका मतलब कि जिस लैंड पर उसके सब्सिडरी जो है, सपोज इस लैंड पे वर्क कर रही थी, इसका पैसा 10 लाख रुपए रिकवर किया, तो 10 लाख रुपए जो भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद आया वो होल्डिंग कंपनी ने रख लिया। भाई ऐसा क्यों रखा? इसका मतलब तुम दोनों को सेम मान रहे हो। तो इस केस में कहा गया कि भाई देखो यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगी एंड वी कंसीडर बोथ ऑफ यू एज सेम, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी टू द सब्सिडरी कंपनी बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट। Okay. Next is for facilitating the task of an inspector appointed under section 210 or 213 to investigate the affair of the company for alleged fraud, oppression and mismanagement. For example, ठीक है, किसी भी कंपनी में, एक कंपनी है X, उसमें ना मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसमें हमें खबर मिली कि भाई फ्रॉड हो रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया कि भाई देखो क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा जो कंपनी के अफेयर्स हैं अंडर द सेम मैनेजमेंट टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज अंडर द सेम मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। तो यहाँ पर बेसिकली वो इंस्पेक्टर इस तरह से बेसिकली अपनी इंक्वायरी करेगा, वहां पर वो कंपनी को इग्नोर करेगा कि भाई ये नहीं मानेंगे कि हम ये जो फ्रॉड है वो किसने किया है, कंपनी ने किया है। हमें इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी सो दैट हम ये पता लगा सके कि भाई फ्रॉड करने के पीछे पर्सन कौन था, क्योंकि कंपनी तो फ्रॉड नहीं कर सकती है। ओके। Next is investigation of ownership of company under section 216 to find out the identity of the people who are financially controlling the company. देखो, when the tribunal through its order declares that the affairs of the company need to be investigated. Now the central government appoints inspector to determine the true person who are or have financially interest in the success or the failure of the company, or who are have been able to materially influence the policy of the company. To do this, the corporate wheel is lifted. तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज जो ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी है या एनसीएएलटी है, ठीक है, वो ये बोलती है कि भाई देखो हमें लगता है कि इस कंपनी की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पर्सन है जो कि इस कंपनी को क्या कर रहा है, मतलब उसको
इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज्यादा उसके कंडक्ट को, और फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है वो कंपनी को, तो उसकी ट्रू ओनरशिप जानने के लिए कि भाई कौन पर्सन है जो ऐसा करवा रहा है, मटेरियली इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसका फाइनेंशियली इंटरेस्ट है उस सक्सेस और फेलियर में कंपनी की, है ना। तो बेसिकली उसको जानने के लिए यहाँ पर हम कॉर्पोरेट व्हील को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा। मैम ये 6th पॉइंट एक बार प्लीज दोबारा ही बता दो। अच्छा चलो इसको ना एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मूवीज वगैरह में ना हमने देखा होगा कि ये सपोज एक्स है, एक्स कंपनी है, और ये ना वाई कंपनी है। अब समझना कि इसको, तो मूवीज में आपने देखा होगा कि ये वाई जो है राइवल है किसका, एक्स का। तो ये क्या करेगा, अब एक्स अच्छा परफॉर्म करे, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इसके प्रॉफिट ज्यादा है, इसके कम है, तो एक्स क्या करेगा, एक्स ना इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा। कैसे करेगा, इसने अपना कोई पर्सन, अपना कोई भी अपना पर्सन इसने उस कंपनी में अपॉइंट करवा दिया है। सपोज ये पर्सन है, अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कंपनी में मिसमैनेजमेंट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इस पर्सन को दे रहा है। अब ये जो पर्सन है ऑब्वियसली भाई तो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड होगा ना इसके फेलियर में, ये कंपनी डूबेगी तभी तो मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी। और ये फ्रॉड कर कौन रहा है, ये जो इस पर्सन को अपॉइंट किया गया ये कर रहा है, कंपनी को किसी फ्रॉड में दिखा रहा है, मिसमैनेजमेंट कर रहा है, और ऐसी सारी एक्टिविटीज कर रहा है कि भाई जो कंपनी एक्स है वो बंद हो जाए। अब ये खबर सपोज एक्स कंपनी को पता चलता है कि भाई हमारी कंपनी में तो ऐसा कोई पर्सन है जो कि ऐसा सब काम कर रहा है, तो वो सपोज पुलिस को खबर करते हैं, तो पुलिस क्या करेगी, अब इन्वेस्टिगेट करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है, तो एक्स कंपनी में जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो हम ये मानेंगे कि ऑब्वियसली ये काम जो ये पर्सन कर रहा है, ये तो वो काम ऑब्वियसली कंपनी तो कर नहीं सकती, तो कंपनी को तो यहाँ पर आप अलग ही मानो। ठीक है, तो कॉर्पोरेट व्हील यहाँ पर लिफ्ट की जाएगी कि भाई मेंबर रिस्पॉन्सिबल है उस फ्रॉड के लिए, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा मेंबर। इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कौन वो पर्सन है जो कि फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है इस कंपनी के फेलियर में, सक्सेस में, और इन्फ्लुएंस कर रहा है कंपनी की पॉलिसीज को और कंपनी के कंडक्ट को। ठीक है, दिस इज द केस। आप समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Next is director with unlimited liability. Now, sometime when the director, through a written agreement, agree to have their liability made unlimited, they become personally liable for all debt of the company. अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे मैम ये कॉर्पोरेट व्हील कैसे लिफ्ट हुआ, सोचो जरा कैसे होगा। यहाँ पर बस मैंने इतना बोला कि डायरेक्टर ने खुद बोला है कि वो क्या होगा, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। कैसे, क्या लगता है, सोचो जरा, होगा नहीं होगा? मैम कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन डायरेक्टर खुद कह रहा है कि भाई मैं तो अनलिमिटेड ले लूंगा, जितना लॉस होगा मैं कर दूंगा कवर, तो हम क्या ही कर सकते हैं, कर लो। प्रॉफिट भी तो फिर वो लेगा ना। मैम उसमें एग्रीमेंट में लिखा होगा। हाँ ओके, देखो अब मैं बताती हूँ। हमें पता है कि भाई कंपनी में जो लोगों की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो लाइबिलिटी लिमिटेड है तभी तो कंपनी और मेंबर अलग अलग है, कि मेंबर्स की लाइबिलिटी तो उनकी शेयर होल्डिंग्स तक है, बाकी कितना भी लॉस होता है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनी। क्योंकि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं। ओके, अगर पार्टनरशिप के केस में बोलूं मैं, तो पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, वहां पर बेसिकली क्या होता है, मेंबर एंड द बिजनेस इज सेम। दैट्स वाई वहां पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है,
अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जब डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी सपोज लॉस होता है किसी भी तरह का, तो बेसिकली उसके लिए लाइबल कौन होगा? डायरेक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ ना कि भाई कंपनी और डायरेक्टर अलग अलग है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर उसने ली है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंपनी और उसको सेम माना जाएगा कि भाई जो भी लॉस होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर। ठीक है। Next is liability of promoter for incorporation contract. So promoter remain liable on those contracts which are not adopted by the company after its incorporation. Thus in this way they become personally liable. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, अगर सपोज प्रमोटर कौन होता है हमें पता है, जो प्रमोशन का काम करता है, बिजनेस को स्टार्ट करने का काम करता है, सारा काम करता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का। अगर सपोज अगर प्रमोटर ने जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट किए थे, इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिजनेस के इनकॉर्पोरेट होने और रजिस्टर्ड होने से पहले किए गए थे, अब उनमें से कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद एक्सेप्ट कर लेते, ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ जो है नहीं करती सपोज, तो उस केस में क्या होगा? वो जो पर्सन होगा वो पर्सनली लाइबल होगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी एक तरह से अनलिमिटेड में यहाँ पर बोल रही हूँ। तो कंपनी और उसको सेम यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, तभी तो वो बेचारा लाइबल हुआ। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट तो उसने कंपनी के लिए किया था ना, कंपनी लाइबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की गई है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की गई तभी तो वो बंदा बेचारा पर्सनली लाइबल हुआ। अगर कॉर्पोरेट व्हील होती तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है और कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी का है, तो कंपनी लायबल हो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम प्रमोटर के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर हम इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे एंड कंपनी, जो प्रमोटर ने कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर हम दोनों को सेम कंसीडर कर रहे हैं एंड प्रमोटर विल बी लायबल। समझ आया? यस मैम। चलो नेक्स्ट। मैम यस बेटा बताओ। मैम यहाँ पर मतलब फ्रॉड क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। देखो फ्रॉड नहीं हुआ यहाँ पर, एक बात बताओ। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम पारुल। पारुल। अच्छा पारुल, एक केस लेते हैं। ठीक है, पारुल आपके मम्मी पापा ने आपको 1000 रुपए दिए, उन्होंने बोला कि बेटा ये चीजें परचेज करना, आपने कुछ चीजें अपनी तरफ से भी परचेज कर ली। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें अपनी तरफ से भी परचेज कर ली, उसके लिए आपने अपनी मॉम से अपनी डैड से नहीं पूछा था। अब उसमें से जब आप घर लेके आए वो सामान को, तो मॉम डैड ने कुछ सामान तो एक्सेप्ट कर लिए लेकिन कुछ सामान एक्सेप्ट नहीं किए। अब जो सामान एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसे आप रिटर्न करो, या इसके लिए लाइबल कौन हो? आप हो, आपने हमसे नहीं पूछा था करने से पहले, हम तो नहीं कर रहे एक्सेप्ट, तो इसके लिए लाइबल कौन हुए? आप लाइबल हुए। समझ आ रहा? हुए ना, होता है ना ऐसा, कुछ एक्सेप्ट कर देते, Yes, कुछ मॉम ma'am. डैड नहीं करते, वो बोलते नहीं इसके लिए तो तुम लाइबल हो, अपनी जेब से आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, हमारे पैसे तो हमें रिटर्न करो जो बच गए हैं। तो अब यहां पर समझो सेम विथ द प्रमोटर। अब क्या हुआ कि प्रमोटर तो बेचारा कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए सारा काम करता है ना, बहुत काम करता है। तो अब प्रमोटर था इसी तरह से ना, प्रमोटर था जैसे पारुल के केस में हमने देखा, तो प्रमोटर ने भी क्या किया, उसने कंपनी के रजिस्टर होने से पहले, कंपनी का रजिस्टर होने से पहले, कंपनी तो बनी नहीं है तो उसके नोटिस में तो आया नहीं है कुछ भी, कंपनी तो अभी क्रिएट नहीं हुई ना, उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3। अब कंपनी करवा दी उसने, प्रमोटर ने इनकॉर्पोरेट। अब जब इनकॉर्पोरेट करा दी तो अब कंपनी ने बोला कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट 3 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 2 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 1 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो तुमने अपने उससे किया, ना 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 ना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो प्रमोटर ने कंपनी के लिए किया था, तो कंपनी इसको पूरा करती, कंपनी के लिए किया था, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी करती, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती, लेकिन क्योंकि कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? हम, पारुल की तरह प्रमोटर।
प्रमोटर करेगा, आप क्या ही करें, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये था तो कंपनी के लिए, लेकिन पूरा कौन करेगा, लाइबल कौन हुआ, प्रमोटर। तो ऑब्वियसली वो जो सेपरेट व्हील थी कंपनी और उसके मेंबर जो कि प्रमोटर है उसके बीच में, उसको लिफ्ट किया गया, तभी तो कंपनी के काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, मेंबर। कंपनी के काम के लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की गई है। तभी तो इतने देर से यही समझा रही हूँ कि जब भी कंपनी के काम के लिए कोई कंपनी का नाम पर काम किया गया, रिस्पॉन्सिबल मेंबर हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल मेंबर को ठहराया जा रहा है, तो भाई इसका मतलब है सिंपली यहाँ पर तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की गई है। अब आया समझ पारुल? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। Hello. Next is director are personally liable for all the act which are ultra wires. देखो अल्ट्रा वायर सिंपली बताती हूँ। अल्ट्रा वायर्स देखो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें हम लिखते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी किस काम के लिए बनाई गई है। सपोज तुमने लिखा था कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई गई है, और आप कुछ और मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो जो भी काम आपने जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है उसके अलावा आप कुछ भी करते हो, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, और उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, कंपनी नहीं। चाहे वो आपने कंपनी के नाम से किया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मेंबर। क्यों इसलिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मेमोरेंडम में हमने लिखा था कि ये काम करोगे, लेकिन आपने इसके अलावा भी काम किए हैं, तो अब भुगतो आप ही, राइट। तो आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, और यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जाएगी। कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की जा रही है तभी मेंबर रिस्पॉन्सिबल है पर्सनली। याद रखना, जब भी मेंबर, डायरेक्टर, राइट, रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कंपनी के नाम पर कुछ काम किया है, इसका मतलब सिंपली वहां पर कॉन्सेप्ट फॉलो किया जा रहा है, लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट व्हील। ओके, चलो। नेक्स्ट इज लायबिलिटी अंडर द under other statutes. Now beside the Companies Act, the director and other officer of the company may be held personally liable under the provision of others statutes. For example, under the Income Tax Act, where any private company is wound up if the tax area of the company in respect of income of any previous year कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसका मतलब क्या है कि किसी और एक्ट के अंदर लाइबिलिटी अंडर एनी अदर एक्ट, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी होती है तो बेसिकली उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बात की इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स जो है पे नहीं किया है, तो ऑब्वियसली कंपनी थोड़ी जाके पे करेगी इनकम टैक्स ऑफिस में, करना तो मेंबर को ही है। बेसिकली इस लाइबिलिटी के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं, मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। So this is all about our statutory provisions. Now we are going to study about the judicial interpretation. Okay. Now under judicial interpretation, we discuss case where the court have found it necessary to lift the corporate wheel and identify the person behind the corporate entity and penalize them. Okay. Now, इसमें सबसे पहला केस आ जाता है for determination of the character of the company. Although a company enjoy a distinct entity, its affairs are essentially run by individual. Obviously, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ओके, लेकिन काम तो पर्सन करते हैं, है ना। उसकी जो अफेयर्स है उनको कौन मैनेज करते हैं, मेंबर करते हैं, है ना। So it sometimes become necessary to find out whether these individuals are friend or enemies, especially during war, right? So basically in Daimler Company Limited and Continental Tire and Rubber Company, this is a Great Britain company. So a company was incorporated in London for the purpose of selling tires manufactured in Germany. तो यहाँ पर बेसिकली एक कंपनी को फॉर्म किया गया, एक कंपनी फॉर्म की गई लंदन में। अब क्या पर्पस था उस कंपनी का? उस कंपनी का पर्पस था कि भाई देखो यहाँ पर हम ना जो टायर्स होते हैं उनको सेल करेंगे, और वो टायर्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जर्मनी में।
बाय अ जर्मन कंपनी। इसका मतलब क्या है, एक जर्मन कंपनी है, राइट, वो टायर मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको सेल आप कहाँ कर रहे हो, लंदन में सेल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। नाउ इट्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड इट्स डायरेक्टर्स वर जर्मन। नाउ इसके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर थे वो जर्मन थे। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी in 1914 it was held that since both are decision making bodies, the board of director and the shareholders were German, the company was a German company। अब देखो वॉर वहां पर हो गई, अब ये जो लंदन में जो कंपनी मैंने सेटअप करी थी वहां पर ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो जर्मन थे, राइट। अब ये हमें देखा गया कि वॉर के टाइम पर हमें ये डिटरमाइन करना था कि भाई ये जर्मन कंपनी है या लंदन की कंपनी है, ठीक है। सो ठीक है, ठीक है। सो अब इसमें क्या हुआ, ये देखा गया कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और शेयर होल्डर्स है वो जर्मन है, तो कंपनी कौन हुई, जर्मन कंपनी हुई, एंड हेंस एन एनिमी कंपनी। Okay, third suit filed by the company to recover trade debt by dismissed on the ground that such payment would amount to trading with enemy। ठीक है, तो बेसिकली वहां उनको स्यू कर दिया गया कि भाई जो कंपनी है उससे हमें ट्रेड डेब्ट जो है वो रिकवर करना है, बिकॉज उन्होंने पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट सच पेमेंट वुड अमाउंट टू ट्रेडिंग विद एनिमी, क्योंकि उन्होंने अपने एनिमी के साथ, क्योंकि इंग्लैंड और उसकी तो वॉर हो रही थी, अब उन्होंने एनिमी के साथ बिजनेस किया, तो दैट्स व्हाई इन पर ये चार्ज लगाया गया। तो बेसिकली जो वॉर वाले केसेस होते हैं, अगर इस तरह से वॉर हो जाती है तो बेसिकली कंपनी का कैरेक्टर जानने के लिए कि वो कंपनी कौन सी कंट्री की कंपनी है, हम क्या करते हैं, जो व्हील है उसको लिफ्ट कर देते हैं। So, in the above case, the wheel was lifted because there was a danger to public interest. The company would have given used as machinery to channel money to the enemy. ठीक है, but there is no such danger. The court may refuse to tear open the corporate wheel as happened. Now, next is for the benefit of revenue. So, court will ignore the separate entity of the company if it is formed solely for the purpose of evading income tax. इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है वो बेसिकली इस पर्पस से फॉर्म की गई है कि हमें जो इनकम टैक्स है उसको बचाना है, उसको पे नहीं करना है, ओके। सो उस केस में हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर केस बताया गया है, लीडिंग केस ऑफ एप्ट्रोप एंड पीटर। So alliance were not allowed to hold land in New York. Now, an English company acquired the business and asset of a New York company, but the American company was kept on foot to hold the land. Now, the business was financed and run by the English company. Okay, now it was held that American company had become the agent of English company and the whole of the profit was liable to taxed as income of English company। तो बेसिकली यहाँ पर इनकम टैक्स के लिए क्या किया था, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई भी फ्रॉड किया जाता है, किसी भी तरह का इम्प्रॉपर कंडक्ट किया जाता है, देन इन दैट केस हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। सो द कोर्ट विल रिफ्यूज टू अपहोल्ड द सेपरेट एक्सिस्टेंस ऑफ द कंपनी व्हेन इट सीम टू हैव बीन फॉर्म्ड टू डिफीट और सर्कमवेंट लॉ। इसका मतलब अगर इस कोर्ट को लगता है कि कोई कंपनी जो है बेसिकली वो क्या कर रही है, लोग को डिफीट कर रही है, सर्कमवेंट कर रही है, कोई डिफ्रॉड कर रही है, डायरेक्टर के साथ लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही है, देन इन दैट केस हम उसकी सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करेंगे और जो पर्सन भी इसमें इस काम में शामिल है हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लायबल ठहराएंगे।
Next is formation of subsidiary to act as an agent. So a company may sometime be regarded as agent or trustee of its member or of another company, may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. So here the principal will be held liable for the act of the company. इसका मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करते हो जो कि एज अ टू एक्ट एज अ एजेंट, जो कि आपको एजेंट की तरह काम करे, इसका मतलब जैसा आप काम करवाना चाह रहे हो वैसा ही वो काम करे, तो उस केस में ऑब्वियसली ना काम आप करा रहे हो, ठीक है, सारी चीज के लिए तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होगी। तो उस केस में भी कॉर्पोरेट भी लिफ्ट की जाती है, ठीक है, सो दैट जो पर्सन इस तरह का कंडक्ट करा रहा है उसी को लाइबल ठहराया जाए। Now the where the company is shamed. Now the separate identity concept is ignored. The member are held liable in case where the company is shamed or closed. Now, in the case of DTA Skipper Construction Private Limited, 1996, the court held that the director and member of his family had created several companies and or vulnerary clocks and merely ploy to commit illegality. तो यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स, एक्स ने क्या किया है, दिखाने के लिए वाई और जेड कंपनी खोल रखी है और वहां इन कंपनी, ये सिर्फ कंपनी पेपर पे है, कोई ऐसा काम वो नहीं करते और इनकी आड़ में क्या कर रहे हैं, इलीगल बिजनेस वो कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगी, इनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको लिफ्ट किया जाएगा एंड देन ये इनसे जो भी काम कर रहा है कंपनी के नाम पर, जो ऐसे इलीगल बिजनेस कर रहा है वो पर्सन बेसिकली क्या होगा, लाइबल होगा कंपनी के एक्ट के लिए। Next is where a company is used for some illegal or improper purpose. इसका मतलब अगर आप किसी भी कंपनी को यूज करोगे कोई भी इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, तो वहां भी जो पर्सन इन्वॉल्व है कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जो पर्सन ऐसा कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। Next is in case of economic offenses. So it was held that in case of economic offenses, a court is entitled to lift the veil of corporate entity and pay regard to the economic realities behind the legal facade. And in the above case, the company had violated section 11A. तो बेसिकली यहाँ पर है कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस करते हो, सो इन दैट केस उसके लिए कौन लाइबल नहीं होगा, उसके लिए हम कंपनी को लाइबल नहीं ठहराएंगे, बल्कि जो पर्सन उस इकोनॉमिक ऑफेंस में शामिल है he or she will be responsible for that. Next is for determination. Yes. मैम इकोनॉमिक ऑफेंस का एक एग्जांपल। इकोनॉमिक ऑफेंस बेटा कोई भी आप जो भी हमारे लॉज हैं उनको आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, सो बेसिकली वो ट्रीट होता है आपका इकोनॉमिक ऑफेंस में, जिससे इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें, मैम टैक्स ना पे करना। हाँ टैक्स, हाँ एक तो वो हो सकता है, टैक्स वाला हो सकता है कि सपोज अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, राइट, सो वो एक इकोनॉमिक ऑफेंस में आ सकता है, और भी चीजें आ सकती हैं। हाँ सपोज आपने अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी आई है कंपनी के लिए, ठीक है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो वो भी ट्रीट होगा एक तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है। कंपनीज के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसे आप ब्रेक कर रहे हो, सो ऑब्वियसली उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। कोई आप फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक सेटअप किया, ठीक है, सो बेसिकली बैंक आपने सेटअप किया और ये सपोज फॉरेन के किसी पर्सन ने इंडिया में सेटअप किया था, ठीक है, अब लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है, लोगों से पैसा लेके ये क्या हो गया, भाग गया, ठीक है, बैंक अपना बंद कर दिया। तो बेसिकली ये क्या इकोनॉमिक ऑफेंस है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक को तो इससे घाटा ही होगा क्योंकि लोगों ने अपना जो पैसा था उस बैंक में रख रखा था, ठीक है, और बैंक बंद हो गया तो लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो बेसिकली कम हो जाएगी, हमारी जीडीपी पे इफेक्ट आएगा, राइट। सो इस तरह के ऑफेंसेस इकोनॉमिक ऑफेंसेस।
नेक्स्ट इज फॉर Okay, ma'am. डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल, ये हो गया क्या? ये नहीं हुआ है. Yes, so for determination of technical competence of the company. So in recent case, the Supreme Court lifted the corporate wheels to deliver a very significant judgment in case of New Horizon Limited versus Union of India. अब देखो इसके फैक्ट पढ़ते हैं इस केस के. So the Department of Telecommunication Hyderabad invited tenders for printing, binding, and supplying of the telephone directories. From such tenders who had experience in supplying such directories to telephone system with capacity of more than 50,000 lines, the plaintiff along with respondent number 4 applied, and the tender of respondent number 4 was accepted. तो basically इस टेंडर के लिए पूछा जा रहा था सबसे, तो जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 था उसने बोला कि आई एम रेडी. ठीक है, उस एक्सेप्ट कर लिया गया. नाउ द न्यू होराइजन लिमिटेड चैलेंज्ड द डिसीजन इन द हाई कोर्ट. एनएच लिमिटेड प्लीड दैट इट both Indian and foreign collaborator had experience in the related field. The High Court dismissed dismissed NH Limited plea on the ground that NH Limited itself had no experience. However, NH Limited then took the case to the Supreme Court, which held that lifting of corporate wheel was necessary for the purpose of considering whether NH has requisite experience as required by the tender document. तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर जो टेंडर वाली चीज तो यहाँ पर बेसिकली ये देखने के लिए कि जो एनएच लिमिटेड है उसके पास प्रायर एक्सपीरियंस और जो रिक्विजिट एक्सपीरियंस चाहिए था, राइट, वो उसके पास है या नहीं. ठीक है, उसे जानने के लिए जो कॉर्पोरेट व्हील थी वो लिफ्ट की गई, क्योंकि ऑब्वियसली ना कंपनी के पास तो एक्सपीरियंस होता नहीं है, जो पर्सन उस पर वर्क कर रहे हैं उसी के पास तो वो एक्सपीरियंस होगा, right? So now the court revealed that both the groups of joint venture had contributed towards the resources of the venture in the form of machine, equipments, and expertise. Thus, in respect to such joint venture, the company experience of the joint venture, the experience of the companies would include the experience of the constituent of the joint venture as well. तो बेसिकली यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया, नहीं ये बोला गया कि जो जॉइंट वेंचर किया गया था, जो बेसिकली यहाँ पर ये जो कंपनी थी रिस्पोंडेंट नंबर 4 था एनएच कंपनी, बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हमें एक्सपीरियंस देखना है कि भाई उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो जॉइंट वेंचर के केस में जो एक्सपीरियंस है वो कंबाइंड हो जाता है किसके साथ, जैसे दो कंपनी है ए और बी, ठीक है, सो इनके जो एक्सपीरियंस होंगे वो कंबाइंड एक्सपीरियंस ट्रीट होंगे फॉर बिजनेस. ए के पास सपोज 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बी के पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम टोटल बोल सकते हैं 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड जो रिक्विजिट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं. ठीक है, क्लियर है? चलो यस मैम. ये हमारा क्लियर हो गया है. ओके, सो यूनिट 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है. यूनिट 2 स्टार्ट कर दें आज, बताओ. नो मैम, जैसा आपको सही लगे. बेटा मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कर सकते हो तो. ये देखो ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं. मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील जो कि मैंने आज करा दिया है इन डिटेल. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ करा चुकी हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, एनसीएलटी था, एनसीएलटी था, स्पेशल कोर्ट्स हो गए हैं सब, इसके अलावा भी करा दिए हैं. टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, फॉरेन, 1 पर्सन, स्मॉल पर्सन, एसोसिएट, डोरमेंट, प्रोड्यूसर, नॉन एसोसिएट, फॉर प्रॉफिट, इलीगल एसोसिएशन बता चुकी हूँ.
फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोटर, उनकी पोजीशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, इसके अलावा हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है ना, इंटीग्रेटेड वाला भी एक्स्ट्रा हमने कर लिया था। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमारी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, यूनिट सेकंड है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसमें हम मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इनके अलावा होता है प्रोस्पेक्टस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, द बुक बिल्डिंग इशू, ठीक है, एन इशू ऑफ बोनस शेयर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बताओ मैम पढ़ा दो। पढ़ा दूं? ठीक है, मैम हाँ बेटा अच्छा। मैम मुझे ये पूछना था, इतनी सारी चीजों में तो मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही आंचल ठीक से? हेलो हाँ अब ठीक है। मैम, इतनी सारी चीजों में तो मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर हाँ नहीं आंचल फिर से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। किसी को क्लियर आ रही है? मुझे ही नहीं आ रही है। मैम नहीं आ रही। नहीं आ रही बच्चे। कर देती हूँ। हाँ मैसेज करो आप। आंचल कह रही है मैम कंपनी कब रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, देखो कंपनी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वैसे नहीं होती है, मतलब कोई भी अगर डिफ्रॉड हुआ है, कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, ठीक है, तो उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर जो भी लीगली काम हो रहे हैं, सही काम हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया एक्स कंपनी ने वाई कंपनी, तो ऑब्वियसली उसके लिए सही कॉन्ट्रैक्ट है, तो कौन हुआ? कंपनी लाइबल होगी। शेयर होल्डर्स को जो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है वो बेसिकली किसकी होती है? कंपनी की होती है, कंपनी उसके लिए लाइबल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड टू जस्ट देयर शेयर्स, ठीक है, उनके शेयर्स तक ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम बात करें वाइंडिंग अप के केस में, जो भी क्रेडिटर्स से पैसा लिया है, क्रेडिटर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो वाइंडिंग अप के सीन में, वाइंडिंग अप का जब केस होता है तो वहां पर जो भी पैसा देना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोनली कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। सो इन सारे केसेस में कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो भी इंटेंशनली काम किया गया है, डिफ्रॉड वाला काम किया गया है, उस तरह से कोई भी लीगल काम किया गया है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी नहीं कर सकती है ना। ओके मैम, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? ठीक है, लेकिन वाइंडिंग अप के केस में क्रेडिटर है, पैसा लिया है आपने मार्केट से, डिवेंचर होल्डर्स हैं, तो बेसिकली कंपनी रिटर्न करेगी, कंपनी ने लिया है ना। यस मैम। चलो मैम रहने दो क्लास, अभी पूरे वीक क्लास होती है। अच्छा, बाकी सब मैम रहने दो। रहने दे, बाकी सब। रितिका तो अटेंडेंस ले लेते हैं फिर, ठीक है। मैम रितिका को भी फूड पॉइजन हुआ हुआ है। ओहो भाई, ध्यान से, जो खाना है घर का ही खाओ। वैसे मन नहीं मानता ना। मैं यस भी बहुत मैम। फूडी हूँ। मैम घर का ही खाते हैं लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। ध्यान रखो बच्चे, ध्यान रखो। ओके, अटेंडेंस प्लीज। प्रिंसी, अंजलि, प्राची, निशा, यस पारुल, मैम। प्रेजेंट मैम। सायल, प्रेजेंट मैम। शुभांगी, प्रेजेंट मैम। मनीषा, प्रेजेंट मैम। प्रिया, वंशिका, प्रेजेंट मैम। वंशिका, यस मैम। अमन, भूमि, लबी, लाबी, ओके, खुशबू,
आंचल कुमारी, प्रेजेंट मैम, आंचल प्रेजेंट। प्रिया, लवली, करिश्मा, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। हिमांशी, ज्योति, प्रेजेंट मैम। मानवी, रितिका, प्रेजेंट मैम। युक्ति, ललिता, चेष्टा, प्रेजेंट मैम। एकता, रीना, प्रेजेंट मैम। खुशबू, उर्वशी, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। शिवानी, रश्मि, प्रेजेंट मैम। सना, सनोवार, मैम एकता बोल रही है उसका माइक काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रेजेंट लगा दीजिए। एकता, ओके ठीक है। रश्मि प्रेजेंट है क्या? यस मैम। ओके। कनिका, खुशबू, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। आकृति, प्रेजेंट मैम। दीपाक्षी, प्रेजेंट मैम। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। काजल, प्रीति, प्रेजेंट मैम। कंचन, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। मानसी, प्रीति, प्रेजेंट मैम। ठीक है। सबकी अटेंडेंस हो गई है? एक्सक्यूज मी मैम मैसेज किया है बच्चों प्रियंका ने भी। 604। मैम 613। नेम बताओ बेटा। मैम अमन कुमारी। अमन, मैम प्रियंका। प्रियंका, ओके प्रियंका, अमन, और कोई स्टूडेंट? ठीक है, आई होप सबकी अटेंडेंस हो चुकी है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। यस बेटा। मैम मैंने ना 7 को भी क्लास अटेंड की थी बट मेरी अटेंडेंस में लगा नहीं हुआ है वो। नेम बताओ बच्चे। वंशिका। वंशिका, अभी लगा देते हैं। 612। मैम 612 है रोल नंबर। 612 कहाँ है बेटा? यहाँ पर तो 146 तक ही है। मैम 12 सॉरी। ओके 11 है, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, आप रिवाइज जरूर कीजिएगा यूनिट फर्स्ट को, ठीक है? अभी मैं सारे नोट्स अपलोड कर देती हूँ, एक लिफ्टिंग रिवील वाला रह गया है, ठीक है? यस मैम। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल।